हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो मैंने ख़ास उन बच्चों लोग के लिए तैयार की है कि जिन्हें हमेशा बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि हमने डिसाइड तो कर लिया है कि एमकॉम में एडमिशन लेना है, बट अब ये एमकॉम में एडमिशन हम क्या रेगुलर मोड में करें या करस्पॉन्डेंस मोड में करें। तो ये बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन्स होता है एंड बच्चे जो है हमारे पास काफ़ी बार आते हैं काउंसलिंग के लिए एंड हम उन्हें काउंसल करते हैं। कई कबार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आ नहीं पाते हैं या उनका जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा कन्फ्यूजन ही रह जाता है। एंड बहुत बार हमने ये देखा है कि बच्चे जो है गलत कोर्सेस में एडमिशन्स ले लेते हैं, यानी एडमिशन्स तो एमकॉम में लिए हैं बट क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस होता है कि रेगुलर करना है या करस्पॉन्डेंस करना है, इस वजह से बच्चे जो हैं थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं एंड वो दूसरे कोर्सेज में चले जाते हैं, गलत कोर्सेज में एडमिशन्स ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश ये करूँगा कि ये जो कन्फ्यूजन है आपका एकदम से क्लियर हो जाए एंड आपको इस वीडियो के थ्रू से डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी। तो वीडियो को कहीं स्किप ना करें एंड पूरा का पूरा जो वीडियो है आप देखें। अगर आपने बीच में से अगर वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही रह जाएगा एंड आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो प्लीज़ मेरे पूरे वीडियो को आप देखना एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप अगर इस चैनल में नए आए हों तो प्लीज़ आप बेल बटन को दबाना मत भूलिए एंड उसमें भी आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकते हैं। तो विदाउट टाइम गंवाएं शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपने बीकॉम पास कर लिया है एंड आपके जो एक्सप्रेशन से जो अभी हम अपने स्क्रीन में देख रहे हैं उस तरीके का होगा ज़रूर से। तो अब बात आ जाती है कि बीकॉम के बाद हमें क्या करना है। बीकॉम के बाद क्या करना है, हमें तो एमकॉम ने तो डिसाइड कर लिए हैं, ठीक है, मगर एमकॉम क्या हम रेगुलर मोड में करें या डिस्टेंस मोड में करें, ये काफ़ी बार सवाल आते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए। तो मेनली अगर हम देखें यहाँ पे एमकॉम के रिलेटेड हमारे पास 4 मेन सवाल आते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमें एमकॉम करने से क्या होगा। दूसरा सवाल जो हमेशा हर बच्चों के माइंड में आता है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन हमें करनी चाहिए। अगर हमने अकाउंटेंसी स्पेशलाइजेशन किया या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया तो क्या हमें प्रेफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं अकाउंटेंसी से मैं अगर स्पेशलाइजेशन करता हूँ तो क्या वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा है कि हमें तुरंत नौकरी मिल जाएगी। तीसरा सवाल हमेशा आता है कि हमें रेगुलर मोड में करनी चाहिए या डिस्टेंस मोड में, जिसे हम करस्पॉन्डेंस मोड भी कहते हैं। एंड चौथा सवाल जो हमेशा आती है कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि मार्केट में तो आप देखेंगे बहुत सारे एमकॉम के स्टूडेंट्स काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर हमने एमकॉम कर लिया, इसके बाद का क्या, ठीक है ना। तो ये जो 4 सवाल हैं ये हम इस वीडियो के थ्रू से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा सर्टेन फैक्ट्स अबाउट एमकॉम कि एमकॉम के बाद भी काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। अगर आपको पता हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एमकॉम ग्रेजुएट्स को ही एम्प्लॉय करना पसंद करते हैं रेदर देन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स विच अ पर्सन इज टेकिंग। तीसरा ये है कि अगर हम देखें कि नियरली अबाउट अगर पर महीने के हिसाब से भी अगर बात करें, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अगर लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो नियरली आपको मिनिमम 20,000 से 30,000 पर मंथ आपको मिलने की इसमें गुंजाइश रहती है। चौथा चीज़ ये है कि इसमें प्रमोशंस, सैलरी के बढ़ने की भी काफ़ी सारे चांसेस होते हैं।
पांचवा चीज़ अगर हम देखें कि जो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें काफ़ी सारे इंसेंटिव्स मिलने के चांसेस होते हैं, जैसे कि मान लो ग्रेचुइटी फंड्स हो गए या ट्रैवल अलाउंसेस हो गए और तरह तरह के जो भी इंसेंटिव्स है ये इनको मिलते हैं। ये मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप कम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मानो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से भी। जैसे कि मास्टर डिग्री अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं, दे आर नियरली पेड अराउंड अबाउट 30,000 to 40,000 पर मंथ। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो कैंडिडेट्स का अगर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है या उनके अगर प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छे हैं तो दे में इवन अर्न अप टू 6 फिगर इनकम। 6 फिगर इनकम यानी कि वो अगर देखें 2 लाख से 3 लाख भी वो कमा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कर सकता है। तो एमकॉम को करने के लिए कोई भी पर्सन को ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने 45 से लेकर 50% मार्क्स अगर अपने ग्रेजुएशन डिग्री में अगर कमाया है तो वो एमकॉम करने के लिए लायक है, एमकॉम कर सकता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि अब हमें जॉब ऑफर्स क्या है। अगर फ्रेशर्स की बात करें तो एक फ्रेशर्स जो है वो कई सारे उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। दूसरी ओर अगर देखें, ही कैन ऑल्सो बिकम अ मनी मैनेजर, वो कैशियर भी बन सकता है। ही कैन ऑल्सो बिकम अ कॉर्पोरेट एनालिस्ट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो सकता है, रिस्क एनालिस्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का काम कर सकता है, अकाउंट्स असिस्टेंट्स के काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम कर सकता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम कर सकता है, मार्केट एनालिस्ट का भी काम कर सकता है, एक अकाउंटेंट का भी जॉब उसे मिल सकता है, बिजनेस एनालिस्ट का भी उसे जॉब मिल सकता है, सिक्योरिटी एनालिस्ट का भी उसे जॉब मिल सकता है, एज वेल एज फाइनेंशियल एनालिस्ट का भी उसे जॉब मिल सकता है। वहीं पर अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो द थिंग इज दैट इज यहाँ पे भी अगर देखें द स्काई इज द लिमिट, यानी वो एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का काम कर सकता है, अकाउंट्स असिस्टेंट का काम कर सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम कर सकता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम कर सकता है, मार्केट एनालिस्ट का काम कर सकता है और बहुत सारी चीज़ों जो है वो कर सकता है। अगर अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में भी उसका स्कोप कहीं कम नहीं है। तो उसके मुकाबले भी अगर आप देखें वो काफ़ी सारे उसके पास ऑप्शंस रहते हैं। सो आफ्टर डूइंग एमकॉम ही हैज़ अ गुड स्कोप एज वेल एज इन अब्रॉड लाइक इन इंडिया। जैसे कि वो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का काम कर सकता है, अकाउंट्स असिस्टेंट का काम कर सकता है, एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम कर सकता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम कर सकता है, ओके, एंड मैनी मोर टू कम। तो अगर कुल मिला के मेरे हिसाब से आपको स्कोप तो समझ में आ गया। नाउ द थिंग इज दैट इज अभी तो हम सब कुछ समझ लिए कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो अब मुझे करना क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा एक सवाल आ जाता है कि वेदर आई शुड गो फॉर अ रेगुलर कोर्स और वेदर आई शुड गो फॉर एन करस्पॉन्डेंस कोर्स। ये हमेशा दो सवाल जो है स्टूडेंट को हमेशा डिस्टर्ब करता है। तो मैं कभी भी हर एक स्टूडेंट को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी की भी ना सुनो। कभी भी हम कोई भी चीज़ को अगर कोई भी डिसीजंस अगर हम लेते हैं तो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। देखो, हर एक चीज़ का फ़ायदा होता है और हर एक चीज़ का नुकसान होता है, बट अगर हमें कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है तो हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, फ़ायदे पे फोकस करते हैं। अगर सपोजिकली मेरे पास फ़ायदे 10 हैं और मेरे अगर मान लो डिसएडवांटेजेस लेट्स से दैट इज़ मेरे 4 या 5 है, तो हम देखते हैं भाई फ़ायदा किस में। अगर हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, नुकसान से ज़्यादा अगर हमको फ़ायदा मिल रहा है, तो वी शुड गो फॉर दैट थिंग, राइट। तो मैं तो ये कहूँगा आप किसी की भी ना सुनो, यू टेक योर ओन डिसीजन। बट डिसीजन कैसे लेना है, डिसीजन क्योंकि आप जो डिसीजन लोगे ये आपके करियर को इफेक्ट करेगा। तो इस वजह से आप जो भी डिसीजन लो, सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने में आपको क्या करनी चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, काउंट डाउन दैट इज
व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन के बेसिस पे जो है आप पूरा का पूरा किसी भी चीज़ के लिए आप डिसाइड कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग रेगुलर एमकॉम ओवर डिस्टेंस मोड। ठीक है, मैं हमेशा सजेस्ट ये कहूँगा कि आप रेगुलर मोड पे जाओ, बट रेगुलर मोड पे क्यों जाना है, तो इसके कई सारे रीजंस हैं। देखो, हम कोई भी चीज़ करते हैं, सी एडुकेशन हम करते हैं, एडुकेशन इज काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। नेवर टेक एडुकेशन एज एन एक्सपेंसेस, क्योंकि आज नहीं तो कल ये जो आपके जो डिग्रीज हैं वो कभी ना कभी आपको अपने लाइफ में काम देने वाली है। तो ऑलवेज कंसिडर एडुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंसेस। ठीक है, सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी भी, मैं जब आप जैसा था तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे एमकॉम करनी चाहिए। आपके जैसे माइंडसेट लेके मैं भी खुद भी चलता था कि क्या फ़ायदा होगा एमकॉम करने के बाद, बट आज वही एमकॉम डिग्री के बलबूते पे जो है आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। सपोजिंगली मैं अगर एमकॉम नहीं किया होता तो मैं आगे की जो सीढ़ी है, आगे के जो पड़ाव है वो मैं नहीं कर सकता था। तो क्या फायदे हैं इसके, व्हाट आर द एडवांटेजेस। सबसे पहला तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आपको इसमें गवर्नमेंट जॉब्स कंपैरेटिवली टू एमबीए आपको ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि आप एमकॉम करने के बाद अगर दूसरे किसी करियर्स में अगर जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो आसानी से। तीसरा ये है कि इवन जब हम अगर कहीं अगर अब्रॉड करने की, माइग्रेट करने की अगर सोचते हैं, अगर हम अब्रॉड माइग्रेट करने के लिए सोचते हैं तो वहाँ पे एक कम्पिटिटिव रैंकिंग स्कोर होता है। तो CRS स्कोर में भी बढ़ोतरी होने में भी एमकॉम का एक डिग्री बहुत ही मायने रखता है। चौथा ये है कि अगर हमें PhD जैसे कुछ कोर्सेज करने हैं तो एमकॉम डिग्री एक हम कह सकते हैं दिस इज़ द स्टेपिंग स्टोन। जब तक हम एमकॉम नहीं करेंगे तब तक हम PhD की तरफ नहीं जा सकते। एंड मैं जब ये चारों चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये चारों चीज़ रेगुलर मोड की बात कर रहा हूँ। पांचवा चीज़ अगर हम देखें कि जो लोग टीचिंग जॉब्स में जाना चाहते हैं, स्पेशली जो स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे वो जॉब करना चाहते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ा एक बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे इवन कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो दे आर लिविंग देयर जॉब। जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो भी अपने जॉब छोड़ के वो टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में जो है दे आर हैविंग एन ऑप्शंस फॉर ग्रोथ, एंड UGC ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आज के टाइम पे अगर कोई भी अगर टीचर बनता है तो रेगुलर मोड ऑफ डिग्री विल बी कंसिडर्ड सुपीरियर, इट विल बी ओनली कंसिडर्ड एज एन मेन मोड ऑफ एन एजुकेशन फॉर एनी टीचर्स। यानी कि कहने का मतलब है कि रेगुलर मोड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, रेगुलर मोड को ज़्यादा ही तवज्जो दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि डेफिनेटली एमकॉम जो है आज के टाइम पे बहुत सारे लोग किए हैं और कर भी रहे हैं। तो आप देखेंगे रेगुलर मोड का जो एमकॉम में जो स्टूडेंट्स हैं उनके तादाद ज़्यादा हैं एज़ कम्पेरेटिवली टू डिस्टेंस मोड। तो आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास इतने सारे प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो एम्प्लॉयज़ डिस्टेंस मोड को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देगा। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो हमेशा रेगुलर मोड वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट इज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है कि जो एमकॉम रेगुलर मोड में करते हैं, ठीक है, उनका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दे गेट अ फुल सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स एंड स्टाफ। देखो, बहुत से कम बच्चों को पता रहेगा कि जो डिस्टेंस मोड है, डिस्टेंस मोड में हम सभी को खुद से करना पड़ता है, एंड इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलते। दूसरी ओर डिस्टेंस मोड जो है एक बहुत टफ मोड ऑफ स्टडीज़ बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए। टफ मोड ऑफ स्टडीज़ स्टूडेंट्स के लिए वो बन जाती है, वो इसलिए बन जाती है क्योंकि उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता है। सेकेंडली, जो सिलेबस है रेगुलर मोड का और डिस्टेंस मोड का, रेगुलर मोड का जो सिलेबस वो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है उसमें। द अमाउंट ऑफ सिलेबस विच इज़ बीइंग कवर्ड इन द डिस्टेंस मोड इज मच मोर हायर देन द रेगुलर मोड, एंड स्टूडेंट को यहाँ पे रेगुलर मोड में
एक ऑप्शन मिलता है कि दे कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, दे कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स एज कंपेरेटिवली टू द डिस्टेंस मोड। तो स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन हो जाती है उनको कि दे आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्कोप, कि आप स्कोर कर सकते हो। तो आपके पास इंटरनल्स भी रहते हैं, एक्सटर्नल्स भी रहते हैं, ओके, प्लस उनको गाइडेंस भी मिलता है। तो ये एक कारण हो जाती है जिस वजह से रेगुलर मोड इज वन ऑफ द, अगर हम कंपैरिजन करें, रेगुलर मोड बिकम्स एज वन ऑफ द बेस्ट मोड एज कंपेयरली टू द डिस्टेंस मोड। अगर हम दूसरे फायदे की, अगर इसके बाद वाले की अगर फायदे की अगर बात करें, तो डिस्टेंस मोड में जो है स्टूडेंट्स को खुद से कम्युनिकेट करना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ को, तो काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स भी रहते हैं, बट उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स अंडर देम, तो वो किस किस को एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। एंड नेक्स्ट इज इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़ हो जाते हैं उनके लिए कि वहाँ जाओ, वहाँ पे करो। सेकेंडली स्टूडेंट्स को खुद से करना पड़ता है, बट एटलीस्ट अगर हम रेगुलर मोड पे अगर रहें तो टीचर्स तो एटलीस्ट गाइड करने के लिए रहते हैं, तो कहीं पे भी अगर आपको किसी भी तरीके की अगर दिक्कत आती है तो वो दिक्कतें जो है वो सॉल्व होती है, ओके। एंड लास्ट वी हैव दैट इज दे आर हैविंग अ गुड स्कोप फॉर अ बेटर मार्क्स। ऑब्वियसली कि आपको जब गाइडेंस मिलेगा, आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगा, ठीक है ना, आप रेगुलर टच में रहोगे, ठीक है ना, अपने टीचर्स के साथ, आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड सेकेंडली एक 1-to-1 इंट्रैक्शंस होता है स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स का, जिससे कि टीचर्स को भी पता है कि स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में उन्हें अच्छे से पता रहता है। तो जिस वजह से स्टूडेंट्स का एक स्कोप बन जाता है, दे कैन स्कोर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स थ्रू द रेगुलर। इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि जब कोई स्टूडेंट अगर वो रेगुलर मोड के थ्रू से अगर करता है, उसका एक कहीं ना कहीं ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट भी उसमें बहुत अच्छे होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज 1-to-1 इंट्रैक्शंस, प्रेजेंटेशंस होंगे, एंड यही तो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर आप में अगर किसी तरीके का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगा तो उस डिग्री का क्या फ़ायदा। मैं ये नहीं कहता डिस्टेंस मोड सही नहीं है या डिस्टेंस मोड गलत है, बट ये कुछ फ़ायदे हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो रेगुलर मोड को अगर मैं 10 पॉइंट दूंगा तो वहीं पे मैं डिस्टेंस मोड को 5 पॉइंट्स दूंगा। फिर उसके बाद अगर देखें कि जॉब मार्केट में भी प्रेफरेंस उन्हीं लोगों को ज़्यादा मिलता है जो कि रेगुलर एमकॉम करते हैं। नेक्स्ट अगर किसी और प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो इट हैज़ अ वेरी लो फीस एज़ कम्पेयर टू, स्पेशली अगर आप कोर्सेज MBA जैसे कोर्सेज में अगर आप करो। वी हैव दूसरी बात ये है, रेगुलर मोड का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट्स गेट अ बेटर एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन विद सम ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल फ्रेटर्निटी पीपल, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बात करना, उनके एक्सपीरियंस लेना, उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि एक एमकॉम रेगुलर मोड के थ्रू से आपको मिलता है। फिर उसके बाद हम देखें देयर इज़ अ ऑथेंटिसिटी ऑफ डिग्री। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ऑथेंटिसिटी ऑफ डिग्री क्योंकि प्रीवियसली स्पेशली मैं इंडियन यूनिवर्सिटी की अगर बात करूँ तो बहुत सारे डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन को गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए। हालांकि अगर रेगुलर मोड की अगर बात करें यहाँ पे, तो रेगुलर मोड में मैंने आज तक ये नहीं सुना है, अनलेस एंड अनटिल अगर वो यूनिवर्सिटी अगर मान लो कि किसी तरीके का अगर गैर कानूनी काम अगर करता हो तो अलग बात है, बट रेगुलर डिग्री का हमेशा ही एक अलग वैल्यू रहा है और उसका एक अलग ही ऑथेंटिसिटी रहा है। एंड प्रीवियसली अगर हम देखें, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनके जो है रजिस्ट्रेशन को कम्प्लीटली गवर्नमेंट ने कैंसिल करवाया था, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होने वाले अगर लोग हैं तो वो है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम देखेंगे दैट इज़ रेगुलर मोड का एक फ़ायदा ये है कि यू हैव अ लॉट काइंड ऑफ फ्रेंड्स है, एक कॉलेज लाइफ एक अच्छा बन जाता है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ने में भी काफ़ी एंजॉयमेंट आते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं which is one of the benefits of doing regular MCOM over distance mode। अच्छा, अब हमने तो रेगुलर मोड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात कर ली है, बट अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस मोड में मुझे जाना चाहिए नहीं, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूँ तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि डिस्टेंस मोड में
नहीं जाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है। सी मैं तो ये कहूँगा डिस्टेंस मोड को सिर्फ उन्हीं को जाना चाहिए जिनके पास काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है और उन्हें जो है सिर्फ एक डिग्री चाहिए, ठीक है ना। बट अभी तो आप लोग यंग हो एंड आपके पास अभी भी मौका है, आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो स्पेशली लेट्स से दैट इज इफ अ पर्सन ही इज हैविंग, उसके एज 40 ईयर्स है या 45 ईयर्स है, जिनको इंडस्ट्रीज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो जुड़ा हुआ है, तो उनके पास काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है। अब उनको सिर्फ एक प्रमोशन के तौर पे उनको एक डिग्री की ज़रूरत है। तो फॉर देम आई वुड से दैट इज डिस्टेंस। या उनके पास मान लो कि फैमिलीज के बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं, ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू, अब वो मान लो जॉब अगर छोड़ देगा, ठीक है ना, तो उसके फैमिली पे इफेक्ट होगा। तो उनके लिए वो डिस्टेंस मोड डेफिनेटली इट्स अ गुड डिसीजन। बट अगर हम हमारी तरफ की अगर बात करें, स्पेशली यू पीपल आर वेरी यंग, ओके, तो व्हाई यू शुड नॉट गो फॉर डिस्टेंस मोड। सबसे पहला तो ये है कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस ज़्यादा है। देखो हम पढ़ते भी हैं, हम जॉब भी करेंगे, ओके, तो हम फोकस कहाँ करेंगे, ओके, हमारे बीचों बीच बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे एंड ये डिस्ट्रैक्शन जो है बाद में जाके हमको बहुत स्टडीज़ में जो है हमको फोकस करने में मुश्किलात पैदा करता है। फिर दूसरा ये है कि क्योंकि इसमें सभी चीज़ें आपको खुद को करनी है, ओके, तो आप ध्यान कहाँ लगाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज हिडन कॉस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्टेंस मोड में जो फीस हैं या जो चार्जेस हैं वो काफ़ी हिडन रहते हैं, ओके, हमें पता नहीं चलता है कि क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आई नो दैट इज द वीडियो इज गेटिंग मच मोर लॉन्गर, बट ये मैं इसमें सिर्फ कुछ मिनट्स ही मैं लेना चाहूँगा। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है क्योंकि आपको जो है यहाँ पे 1-to-1 इंट्रैक्शंस आप नहीं कर सकते हैं एंड स्पेशली अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप किससे इंट्रैक्शंस करोगे, आपको फ़ोन टू फ़ोन इंट्रैक्शन करना पड़ेगा या ईमेल के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर सामने वाला आपको रेस्पॉन्स दे या नहीं दे, वो भी एक बड़ा चैलेंजेस है। फिर उसके बाद अगर देखें कि अगर लैक ऑफ गाइडेंस स्पेशली आफ्टर कोविड-19, तो जब से कोविड-19 आया है, ठीक है ना, इंट्रैक्शन जो है लेवल ऑफ जो इंट्रैक्शन लेवल है वो थोड़े से कम हो गया बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलने में बहुत तकलीफ होती है। फिर उसके बाद है कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द क्वालिटी। अगर हम क्वालिटी की बात करें, रेगुलर मोड इज मच मोर क्वालिटेटिव डिग्री एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस मोड। फिर उसके बाद हम देखें बिहाइंड कॉम्पिटिशन। देखो अगर आपके पास अगर रेगुलर मोड है एंड डिस्टेंस मोड है, आप किसको पसंद करोगे। इट इज़ लाइक अगर मान लो कि आपके पास अगर बिरयानी है और आप एक सादा खाना खा रहे हो, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है हम हमेशा बिरयानी की तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कॉम्पिटिशन्स हो जाते हैं। तो सिमिलरली इट हैपन्स विद द एम्प्लॉयर्स कि एम्प्लॉयर्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो डेफिनेटली रेगुलर मोड को जितना इंपॉर्टेंस देंगे उतना डिस्टेंस मोड को नहीं दे पाएंगे या नहीं देंगे। फिर उसके बाद है लैक ऑफ प्रेफरेंस इन जॉब मार्केट। जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया, जॉब मार्केट में प्रेफरेंस किसको मिलता है, रेगुलर मोड को ज़्यादा मिलता है, डिस्टेंस मोड को उतना नहीं मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें नो प्रेफरेंस इन द एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल मार्केट। अगर हम एजुकेशन मार्केट की भी अगर बात करें तो स्पेशली मतलब अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो टीचिंग प्रोफेशन में भी रेगुलर मोड को कंसीडर किया जाता है, ना कि डिस्टेंस मोड को नहीं दिया जाता है इम्पोर्टेंस, ठीक है। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू सिलेक्शन ऑफ द पीपल, स्पेशली अगर हम देखें गर्ल्स के लिए जो है ना, मैं गर्ल्स नॉट ओनली गर्ल्स बट इवन बॉयज ऑल्सो, ठीक है ना, आई वुड ऑलवेज गो फॉर अ रेगुलर मोड rather than going for distance mode. Next is degradation of a score in academics. स्कोर भी काफ़ी कम हो जाते हैं क्योंकि डिस्टेंस मोड में होता ये है कि आपको पूरे के पूरे 100 मार्क्स के पेपर लिखने होते हैं एंड रेगुलर मोड में क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डिवाइडेड हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इंटरनल में आपने जो किया है उसमें तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते ही हैं, साथ साथ में आपको एक्सटर्नल मार्क्स में भी अच्छे मिल जाते हैं। सो एवरेज ऑन एंड अराउंड अगर आप देखें डिस्टिंक्शन या मोर देन डिस्टिंक्शंस भी आपको यहाँ पे आने के फुल चांसेस रहते हैं। अगर हम अब्रॉड की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन को उतने इंपॉर्टेंस नहीं दिए जाते हैं एज कम्पेरेटिवली टू द अब्रॉड, ठीक है। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में भी अगर देखें डिस्टेंस मोड को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है।
एंड अगर हम डिस्टेंस मोड को अगर एक वर्ड में अगर इसको अगर डिस्क्राइब करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस मोड ऑफ एन एजुकेशन, इट गिव्स यू सर्टिफिकेट, इट इज़ लाइक अ फूड विथ नो न्यूट्रिएंट वैल्यू। मतलब आपको खाना तो मिल रहा है बट इसमें किसी भी तरीके का आपको जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मिलनी चाहिए, ओके, वो नहीं मिल पा रही है। मतलब आप सिर्फ खाने के तौर पे आप उसको खा ले रहे हो बट जो बॉडी में जो एनर्जी लेवल लाना है या बॉडी में एक न्यूट्रिएंट्स लाना है जो कि बॉडी के हर एक चीज़ को रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ें जो है ना कहीं डिस्टेंस मोड में बहुत लैकिंग होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ बेल बटन पे ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको करना है। सो लुक आउट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लुक आउट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड अकॉर्डिंगली टेक अ डिसीजंस। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स